मेरा नाम राजवीर है। मैं एक अमीर और नामी परिवार से आता हूँ। हमने हमेशा ज़िंदगी आराम से गुजारी। माँ-बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से मैंने हर तरह का लाड-प्यार देखा। मेरी पैदाइश से पहले ही मेरे लिए दुनिया की सारी सुख-सुविधाएँ जुटा ली गई थी। मैंने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारी है और कभी भी किसी को खुद को रोकने-टोकने का मौका नहीं दिया। पैसा मेरे लिए हाथ का मैल था और इमोशन सिर्फ़ खेल समझता था। मुझे लगता था कि दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि इंसानों को भी। मेरे पापा शहर के जाने-माने बिजनेसमैन हैं और उनकी हमेशा से यही इच्छा थी कि मैं अपनी हायर स्टडीज़ लंदन से करूँ। उनका मानना था कि बाहर की दुनिया देखकर इंसान की सोच और बढ़ती है। इसलिए मैंने उसकी इच्छा मानी और अपनी हायर स्टडीज़ पूरी करने के लिए लंदन चला गया। वहाँ मैंने 2 साल खूब अय्याशी और आज़ादी के साथ गुजारे। पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना था, असली मकसद तो नई दुनिया की रंगीनियों को देखना था। लंदन की ज़िंदगी में मुझे और ज़्यादा बेपरवाह और घमंडी बना दिया था। 2 साल बाद जब मैं अपनी डिग्री लेकर घर वापस आया, तो मेरे अंदर एक अलग ही घमंड था। घर वापस आते ही मेरे माँ-बाप मेरी शादी कर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि अब मैं घर बसा लूँ और ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाने लगूँ। मैं आते ही पापा का बिज़नेस खुद से सँभाल लिया। मेरे दिमाग और कारोबारी सोच ने मेरे पापा के बिज़नेस को और नई ऊँचाइयों तक पहुँच दिया। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही थी। पैसा, रुतबा और ताकत सब कुछ मेरे कदमों में पड़ा था। मैं जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल ही नहीं जानता चाहता था कि मैं शादी करूँ। मुझे लगता था कि शादी एक कैद है और मैं उस कैद के लिए अभी तैयार नहीं था। मैं आज़ादी से उड़ना चाहता था और किसी भी रिश्ते में बंधना मेरे लिए घुटन की वजह थी। माँ अक्सर जब भी मेरे कमरे में आती, तो बस एक ही रट लगाकर बैठ जाती थी। राजवीर बेटा, अब तो तुमने बिज़नेस भी अच्छे से सँभाल लिया है। अब तुम मेरे लिए बहू ले आओ। देखो मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मुझे भी अपने पोते-पोतियों का मुँह देखना है। मैं हमेशा मुस्कुरा कर बात को टाल देता। माँ अभी मुझे कुछ और वक़्त चाहिए। अभी तो मैंने ज़िंदगी को जीना शुरू ही किया है। आप क्यों बार-बार मुझे जंजीरों में झड़कने की बातें करती हैं? लेकिन माँ आखिर कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। ज़िंदगी अपने रूटीन में चल रही थी कि एक दिन माँ ने अचानक ये घोषणा कर दी कि उन्होंने अपनी सहेली की बेटी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैं इसका विरोध करना चाहता था, लेकिन फिर पापा की सख्ती से आगे मेरी एक भी नहीं चल पाई। घर में शादी की तैयारी काफ़ी तेज़ी से होने लगी। हर तरफ खूब चहल-पहल हो रही थी और शॉपिंग को लेकर हलचल मची हुई थी। दिवाली के तुरंत बाद ही मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी गई। मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान रहता था, लेकिन बाहर से मैं खुश होने का दिखावा कर रहा था। मैं अपने माँ-बाप का एकलौता बेटा था, इसलिए मेरी शादी के अरमान मेरे माँ-बाप के दिल दिल में बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। पूरे शहर में मेरी शादी के चर्चे हो रहे थे। दूसरी तरफ दिवाली पास थी और हमारे घर में ये शुरू से होता आया था कि दिवाली के आसपास मेरे पापा शहर के वुमेन्स सेंटर्स में नए कपड़े और कुछ पैसे डोनेट करते थे। ये उसकी खुद की इच्छा होती थी, जिसे वह पूरी ईमानदारी से निभाते थे। उस साल काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से यह काम पापा ने मुझे सौंप दिया। राजवीर बेटा, आज ही तुम वुमेन्स सेंटर जाओ और यह सारा सामान वहाँ पहुँचा कर आओ। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं दिवाली के लिए। उन गरीबों को भी तो दिवाली की खुशियाँ मनाने का अधिकार है। पापा ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर कहा। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। पापा, यह काम तो आप खुद ही करते हैं ना, फिर से मैं ऐसे कैसे करूँगा? मुझे तो इन कामों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। पापा ने गंभीरता से मेरी तरफ देखा। देखा बेटा, अब तुम्हें यह सब सीखना होगा। कल को ये सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें ही तो निभानी है। इसलिए जाओ और इज्जत के साथ सबको दिवाली के नए गिफ्ट दो। मैंने सर झुकाकर हामी भर दी। हर साल की तरह इस साल भी वुमेन्स सेंटर की औरतों के लिए और उनके बच्चों के लिए नए कपड़े और गिफ्ट खरीदे गए थे। नौकरों ने सारा सामान गाड़ियों में रखवाया और मैं बड़े ही शाही अंदाज में वह सब कुछ लेकर वुमेन्स सेंटर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मेरे दिमाग में सिर्फ
अपनी शादी और बिजनेस के ख्याल घूम रहे थे। गरीबों और लाचारों के लिए मेरे दिल दिमाग में कोई भी हमदर्दी नहीं थी। बस पापा का आर्डर था, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा था। मेरे वहाँ पहुँचते ही वुमेन्स सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने मेरा वहाँ काफ़ी अच्छा स्वागत किया। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और अब खुद भी एक जाना चाहना पहचाना बिजनेसमैन था। मेरी हैसियत और रुतबे के सामने सब झुकते थे। वुमेन्स सेंटर के इंचार्ज मिस्टर वरुण हाँकते हुए मेरी गाड़ी की तरफ आए और मेरे लिए दरवाज़ा खोला। वेलकम राजवीर सर, आपके आने से चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई है। आपके पिताजी हर साल हमारी मदद करते हैं और आज आपको यहाँ पर देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। वरुण ने बड़ी इज्जत के साथ कहा। मैंने घमंडी अंदाज में जवाब दिया, थैंक यू वरुण जी। बस पापा थोड़ा बिजी थे इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। आप जल्दी से सब लोगों को इकट्ठा कर दीजिए क्योंकि मेरे पास यहाँ रुकने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं काफ़ी बिजी हूँ। वरुण ने तुरंत ही स्टाफ का ऑर्डर दिया और कुछ ही देर में वुमेन्स सेंटर की औरतें और बच्चे एक बड़े से हॉल में इकट्ठे हो गए। वुमेन्स सेंटर की औरतें एक लाइन में खड़ी हो गई। उनके चेहरों पर दुख और बेबसी की कहानी लिखी थी। मैंने एक बड़ी सी मेज के पीछे खड़े होकर सारे गिफ्ट बांटने शुरू किए। मैं लाइन में खड़ी औरतों में गिफ्ट बांट रहा था। एक एक साड़ी और साथ में कुछ पैसों के लिफाफे भी थे। हर औरत आई अपने हिस्से का गिफ्ट लेती और मुझे दुआएं देती और फिर लाइन से चली जाती। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था और मैं भी किसी मशीन की तरह काम कर रहा था। काफ़ी देर तक यह सिलसिला चलता रहा। हॉल में खामोशी थी, सिर्फ पैरों की आवाज़ और लिफाफों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक मेरी नज़र सामने खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ी। उसने खुद को एक काले रंग के दुपट्टे से अच्छे से ढक रखा था, इतने अच्छे कि चेहरा भी उसी दुपट्टे से बंधा हुआ था। जिस वजह से उसका चेहरा तो पूरी तरह छुपा हुआ था, लेकिन सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी जो बार बार झपक रही थी और पुतलियाँ इधर उधर घूम रही थी। कभी उसकी आंखें अचानक ऊपर उठती तो कभी ऐसा लगता कि वो अपनी नज़रों को बचा रही है। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो ना जाने क्यों मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। एक ऐसा एहसास जो मुझे अंदर तक हिला रहा था। मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की और एक एनवेलप और एक साड़ी का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। मैं उसे एनवेलप देने लगा तो उसके हाथ से फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। वह लड़की ऐसे काँप रही थी जैसे उसने कुछ अजीब और भयानक देख लिया हो। उसकी घबराहट अजीब थी। मैं झुझुलाकर जमीन पर गिरे हुए एनवेलप की तरफ देखने लगा। ध्यान से पकड़िए मैडम, मैंने बड़े ही कड़क अंदाज में कहा और जैसे ही मैं वो एनवेलप उठाने के लिए नीचे झुका तो मेरी नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी। उसके पैरों में एक पायल चमक रही थी। उस पायल को देखते ही मेरे दिमाग में एक जोरदार झटका लगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं पत्थर का हो गया क्योंकि यह पायल करोड़ों में भी मैं पहचान सकता था। यह कोई साधारण पायल नहीं थी, बल्कि एक डिजाइनर के साथ हाथ से बनी हुई पायल थी जो मैंने खुद एक खास इंसान के लिए अलग से हिदायत देकर बनाई थी। मेरी सांसें गले में ही अटक गई। मैं हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हुआ। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता वह लड़की वह एनवेलप वही छोड़कर मुड़ी और तेजी से हवा वहाँ से भाग गई। मैं हक्का-बक्का खड़ा उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। यह पायल इस लड़के के पास कहाँ से आई? क्या यही वही है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह यहाँ पर क्या कर रही होगी? मैं अपने दिमाग को झटक की कोशिश करने लगा, लेकिन वह पायल मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मुझे इस तरह खड़े हुए और पसीने से भीगा हुआ देखकर वहाँ के इंचार्ज वरुण ने घबरा कर पूछा, सर आप ठीक तो है क्या? हो गया है? अचानक आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो रही है? मैं मुश्किल से अपने सूखे होठ पर जुबान फेर कर इस बात पर सिर हिला पाया। यह लड़की कौन है? मैंने वरुण से पूछा। मेरी आवाज़ में एक अजीब सी कँपकँपी थी जिसे मैं छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जब मैंने स्टाफ से पूछा तो वरुण ने गहरी सांस ली और अफसोस भरे अंदाज में बोला, सर यह बहुत शरीफ घर की लड़की है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन किस्मत की मारी है बेचारी। किसी धोखेबाज ने प्यार के रंगीन सपने दिखाकर झूठी शादी के सपने दिखाए
और फिर बेचारे को बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। अपना घर वाले उसे अपना रहे हैं और ना ही वो इंसान जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मेरा पूरा वजूद काँपने लगा था। वरुण की बातें हथौड़े बनकर मेरे सिर पर बरस रही थी। यह लड़की उस वुमेन्स सेंटर में कैसे पहुंची? यह बात मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि यह वही है, मेरे अतीत का वो काला पन्ना जिसे मैंने लंदन की रंगीन जिंदगी में दफन कर दिया था। मेरे दिमाग में उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा घूम गया। वह कितनी मासूम थी और मैंने उसके साथ क्या किया। आज इस चीज़ का अंदाजा मुझे हो रहा था। मैंने अपना गला साफ किया और फिर वरुण की तरफ देखा। कब से है यह यहाँ पर और इसका खर्चा कौन उठा रहे हैं? मैंने जानबूझकर पूछताछ करने वाले अंदाज में पूछा ताकि मेरी असली रूप सामने न आए। वरुण ने जवाब दिया, सर पूरा 1 साल हो गया है इसे यहाँ पर आए हुए। ये कुछ भी नहीं मांगती है, बस जो दे देते हैं वही खा लेती है। बेचारी लड़की बहुत दुखी है और दिन रात पढ़ाई में मेहनत भी कर रही है। बहुत दुख होता है। इसके दुख को सुनकर ये अपने बच्चे के साथ यहीं पर रहती है। बच्चे को सुनकर तो मेरे पैर ही काँप गए। मुझे लगा जैसे मेरे आसपास की दीवारें मुझ पर गिर जाएगी। मैं टेबल का सहारा लिया, वरना मैं शायद सच में ही गिर पड़ता। बच्चा मैं हैरानी से और फटी हुई आंखों से वरुण की तरफ देखने लगा। क्या इस लड़के का कोई बच्चा भी है? वरुण ने मेरी हैरानी को मेरी हमदर्दी समझा और सिर हिलाकर कहा, जी सर, इसका तो बच्चा भी है। बेचारे का तकरीबन 1 साल या 1.5 साल का चांद सा बेटा है। बस उसी बच्चे को लेकर इसी वुमेन सेंटर में रह रही है। उसी बच्चे की वजह से ही तो इसकी सांसें चल रही है, वरना यह तो कब की ख़त्म हो जाती। यह दिन रात अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देने के बारे में सोचती है। वो इसलिए मेहनत भी कर रही है ताकि कुछ बन सके। दिन रात अपनी पढ़ाई में डूबी रहती है, ना तो कुछ बोलती है और ना ही ठीक से कुछ खाती पीती है। बस खामोशी के साथ सबकी बातें सुनती है, कभी रोती भी नहीं है। बस पत्थर की मूरत बनी अपने काम में लगी रहती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक पल में मेरी पूरी दुनिया पलट गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था, मेरा दिमाग सुन पड़ चुका था। 1 साल का बच्चा यानी कि मेरा बेटा, वो यहाँ वुमेन सेंटर में ऐसे बुरे हालातों में रह रहा था और मैं वहाँ अपने बंगले में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने जो एनवलप और साइडिया बांटने के लिए हाथ में पकड़े हुए थे, वह सब वही टेबल पर रख दिए। वरुण जी, बाकी का सामान आप खुद ही बांट दीजिए। मेरी तबीयत अचानक के बहुत खराब हो रही है, मुझे वापस जाना होगा। मैंने मुश्किल से अपने शब्द बोले। वरुण ने परेशानी से कहा, जी सर, आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ बांट दूंगा। आप आराम करिए, मैं गाड़ी तक आपके साथ ही चलता हूँ। मैंने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और तेज कदमों से चलता हुआ वुमेन सेंटर से बाहर निकल आया। मेरी हालत एक पागल इंसान के जैसी थी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। मैंने ड्राइवर को पीछे बैठने का इशारा किया और खुद ही ड्राइविंग करने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ। ढेर सारे ख्यालों का बोझ मेरे दिमाग पर बैठ गया था। मेरी शादी, मेरा अतीत, वो पायल और वो आंखें, वो और वह साल का बच्चा, सब कुछ मिलकर मुझे पागल कर रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अतीत इस भयानक तरीके से मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मैं घर पहुंचा तो सीधा अपने कमरे में चला गया। माँ ने मुझे आते देखा तो पूछने लगी, राजवीर बेटा, तुम तो बहुत जल्दी आ गए, सब सामान बांट दिया था तुमने? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मैं बिस्तर पर गिर पड़ा और छत को देखने लगा। मेरी ज़िंदगी एकदम से पलट गई थी। वो लड़की जिसके साथ मैंने सिर्फ वक्त गुजारा था, जिसे मैं खेल समझकर शादी कर ली थी और फिर उसे उसके हाल पर छोड़कर यहाँ से भाग गया था, वह डर डर की ठोकरों खा रही थी। मेरे ही शहर के वुमेन्स सेंटर में पहुंच गई थी। मेरी आंखों के सामने वह दुपट्टे में लिपटी हुई, उसकी कांपती हुई आंखें घूमने लगी। वह मुझे पहचान नहीं गई थी, इसलिए वह वहाँ से भाग गई। उसने मुझे देख लिया था। मैंने अपने बाल बाल नोच लिए। ये मैंने क्या कर दिया था? मेरा घमंड और मेरे स्वार्थ ने एक हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। मैं कितना गिरा हुआ इंसान था। मैं अपने आप से नफरत करने लगा था।
मोबाइल की घंटी तभी बजी। मैंने स्क्रीन पर देखा तो मेरी होने वाली पत्नी का नाम चमक रहा था। मैंने फ़ोन उठाकर दीवार पर दे मारा। मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरी शादी के दिन बिल्कुल करीब थे, लेकिन मेरी बढ़ती हुई बेचैनी मुझे और ज़्यादा बेचैन करती जा रही थी। अब मुझे ना घर की फिक्र थी, ना शादी की। मुझे सिर्फ उस चेहरे की तलाश थी जो उस दुपट्टे के पीछे छुपा हुआ था। मुझे जानना था कि उसके साथ इन सालों में आखिर क्या हुआ है। वो उस वुमेन्स सेंटर में कैसे पहुंची और मेरा बच्चा वह कैसे दिखता है। मैं सारी रात कमरे में चक्कर लगाता रहा। किसी भी चीज़ में मेरा दिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा गुनाह और एक बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल पर रखा हो। ऐसा लगता था जैसे मेरा अपना ज़मीर मेरे हाथ साथ झगड़ा कर रहा था। क्या मैं किसी के साथ इतना गलत कर सकता हूँ? यह सवाल मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। मुझे अपनी औकात और अपनी असलियत का अंदाज़ा हो रहा था। मैं जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी समझता था, आज अपने ही ज़मीर के सामने हार गया था। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे उससे मिलना ही होगा। मुझे अपने गुनाहों का पश्चाताप करना था। मैं यूं ही इस बात को नहीं रख सकता था। मैं जल्दी से फ्रेश हुआ, कपड़े बदले और बिना किसी को कुछ भी बताए हुए घर से निकल पड़ा। मेरी मंजिल एक बार फिर से वही वुमेन सेंटर थी, जहाँ कल मैं एक घमंडी बिजनेसमैन बनकर गया था और आज एक मुजरिम बनकर जा रहा था। मैंने गाड़ी तेजी से दौड़ाई। सड़क सुनसान थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। मैं वुमेन सेंटर के गेट पर पहुंचा और तेजी से हॉर्न बजाया। चौकीदार ने घबरा कर गेट खोला। मैंने गाड़ी अंदर खड़ी की और सीधा वरुण के ऑफिस की तरफ गया। वरुण जी, मैंने दरवाज़ा खोलते ही तेज आवाज में कहा। वरुण मुझे इतनी सुबह सुबह वहां पर देखकर हैरान रह गया। राजवीर सर, आप सब कुछ ठीक ही तो है ना? इतनी सुबह सुबह आप यहाँ कैसे? मैं उसके टेबल के सामने खड़े होकर ठंडे अंदाज में बोला, मुझे उस लड़की से मिलना है अभी। और इसी वक्त वरुण परेशान हो गया। कौन सी लड़की सर? वही लड़की जो कल काले दुपट्टे में लिपटी हुई थी और जिसका वह छोटा सा बच्चा है। मुझे उससे अभी मिलना है। मेरी आवाज़ में एक ऐसी शक्ति थी जिसे टालना वरुण के बस में नहीं था। लेकिन सर, वह तो किसी से भी नहीं मिलती है। हमने तो उसे कभी किसी से बात करते हुए भी नहीं देखा है। आप भला उससे क्या मिलना चाहते हैं? वरुण ने डरते डरते पूछा। तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। वरुण, मेरा जो ऑर्डर है बस तुम वही मानो। उसे यहाँ पर बुलाओ या फिर मुझे उसके कमरे तक लेकर चलो। मैंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। वरुण ने घबराकर चपरासी को आवाज़ दी, अरे तुम जाओ और मीनाक्षी को बुला कर लाओ। उससे कहो कि राजवीर सर उससे मिलना चाहते हैं। चपरासी दौड़ता हुआ गया, लेकिन मैं बेचैनी से ऑफिस में ही टहलने लगा। और गुजरता पल मुझे एक लंबी सदी के बराबर लग रहा था। कुछ देर के बाद चपरासी वापस आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। सर, वो आने से मना कर रही है। वह कह रही है कि वह किसी भी राजवीर को नहीं जानती और ना ही उन्हें किसी से मिलना है। यह सुनते ही मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने वरुण की तरफ देखा। उसका कमरा कहाँ पर है? वरुण ने घबरा कर एक तरफ इशारा किया। वह पीछे जो क्वार्टर बने हैं, वहाँ पर आखिरी से पहले वाला कमरा उसका ही है। मैं एक मिनट भी नहीं रुका और सीधा उधर की तरफ भागा। मुझे कोई भी परवाह नहीं थी कि यहाँ पर कोई क्या सोचेगा। मैं उसके बंद दरवाजे के आगे जाकर ही अपने कदम रोक पाया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मैंने तेजी से दरवाजे पर दस्तक दी। कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैं दोबारा दस्तक दी। इस बार थोड़ी जोर से दरवाज़ा खोला। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर ही हो। अंदर से रोने की आवाज़ और तेज हो गई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। देखो मीनाक्षी, मुझसे छुप कर तुम सच्चाई को बदल नहीं सकते हो, इसलिए बाहर आओ और मेरी बात एक बार सुनो। मेरा अंदाज अब गुस्से और प्रार्थना दोनों के मिलजुले हाव भाव के बीच में झूल रहा था। चले जाओ यहाँ से राजवीर, मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। अंदर से कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, जिसने मेरे वजूद को और भी हिला दिया। यह वही आवाज़ थी जिसे मैं कभी चीनी की तरह मिठास में मिली हुई आवाज़ कहा करता था। मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, मैंने जिद करते हुए कहा और दरवाजे के हैंडल को जोर से झटका दिया। भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुमको जो करना था वह तो तुमने कर दिया लिया है।
अब बस यहाँ पर तमाशा खड़ा मत करो। उसकी आवाज़ में एक ऐसी बेबसी थी जिसने मेरे पैरों में झंझीर डाल दी। इसी पल वुमेन्स सेंटर का इंचार्ज वरुण भागता हुआ वहाँ पर पहुंचा। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? एक वुमेन्स सेंटर है और आप यहाँ पर इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। वरुण ने डरते डरते लेकिन मजबूत अंदाज में मुझे रोकने की कोशिश की। मैं पलटकर वरुण को गुस्से से घूरने लगा। मेरी आंखों में खून उतर आया था। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मैं चिल्लाते हुए बोला। साहब, आपकी इज्जत अपनी जगह पर होगी, लेकिन अगर आपने और कोई हंगामा किया तो मुझे मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी। हम यहाँ पर रहने वाली औरतों की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकते। वरुण ने अपने स्टाफ को इशारा करते हुए कहा, जो वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मेरी छोटी सी भी गलती मेरे सालों की रेपुटेशन को एक पल में मिट्टी से में मिला सकती है। मैंने एक आखिरी नज़र उस बंद दरवाजे पर डाली और दांत पीसते हुए वहाँ से पलट गया। मैं वापस आऊँगा और तब तुम मुझसे नहीं बच रह सकोगी। मैंने दिल ही दिल में खुद से वादा किया और तेजी से चलता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठते ही मैंने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्के मारे। मेरा दिमाग फट रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सड़कों पर अंधाधुंध दौड़ने लगा। मेरा अतीत एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगा। यह 2 साल पुरानी बात थी, जब मैं यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में था। वह मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली क्लासमेट थी। उसका नाम मीनाक्षी था और वह बहुत ही साधारण और इज्जतदार परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका सारा ध्यान सिर्फ अपने पढ़ाई पर होता था। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण होते थे और वह फालतू बातों में कभी भी वक्त बर्बाद नहीं करती थी। दूसरी तरफ मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था, जिसके लिए लड़कियां सिर्फ टाइम पास थी। यूनिवर्सिटी के कैफेट एरिया में मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज किया था, राजवीर, तुम पूरे कैंप्स की लड़कियों को अपने पीछे घुमा सकते हो, लेकिन उस मीनाक्षी को नहीं पटा सकते। वह तो कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती है। मेरे एक दोस्त ने ताना मारते हुए अंदाज में कहा। मैंने अपनी सिगरेट मुंह में दबाए हुए बड़े ही घमंड से जवाब दिया, हम राजवीर के लिए दुनिया की कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तुम लोग शर्त लगाओ, मैं 1 महीने के अंदर उसे अपने कदमों में लाकर दिखाऊंगा। इसके बाद मैंने मीनाक्षी का पीछा करना शुरू कर दिया था। मैं जानबूझकर उसके रास्ते में आता और क्लास नोट्स के बहाने उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन वो हमेशा मुझे इग्नोर कर देती। एक दिन मैंने लाइब्रेरी में उसे रोका और कहा, वो मुझे आपसे नोट चाहिए थे। उसने बिना मेरी तरफ देखे ठंडा सा जवाब दिया, आप किसी और से मांग लीजिए, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। और फिर वह वहाँ से चली गई। उसकी इस बेरुखी ने मेरे घमंड को और ज़्यादा ठेस पहुँचा दी थी। मैंने अब यह तय कर लिया था कि मैं उससे हर हाल में हासिल करके ही रहूँगा। मैंने तुरंत ही अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने एक गंभीर और जिम्मेदार लड़के का रूप धारण कर लिया। मैंने उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं उसकी सादगी से काफ़ी इम्प्रेस हो गया हूँ और मेरे दिल में उसके लिए सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई है। एक दिन मैंने उससे यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में रोककर बड़े ही दुख भरे अंदाज में कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा समझती हो, लेकिन मेरा भरोसा करो मीनाक्षी, मैं तुम्हारे लिए बदलना चाहता हूँ। उसने मेरी तरफ एक हल्की सी नज़र डाली और गंभीरता से कहा, मेरा और आपका कोई मेल नहीं है राजवीर साहब, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपने गरीब माँ बाप का सहारा बनना है। इसलिए भगवान के लिए मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। मैंने झूठे इमोशंस का सहारा लेते हुए कहा कि प्यार में ऊंच नीच नहीं देखी जाती मीनाक्षी, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मेरे लगातार एक्टिंग और झूठी मोहब्बत के दावों ने उसके पत्थर दिल को पिघला दिया था। वह मेरी बातों में आ गई थी। हम चुप चुप कर मिलने लगे थे। मैंने उसे मोहब्बत के वह सब हसीन सपने दिखाए जिनकी हकीकत में कोई सच्चाई नहीं थी। जब मुझे महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुकी है, तो मैंने अपना आखिर पता फेंका। एक दिन मैंने उसे अपने फार्म हाउस में बुलाकर कहा कि मीनाक्षी, मेरे घर वाले अभी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। मैं नहीं चाहता
कि हम कोई भी पाप करें, इसलिए हम शादी कर लेते हैं। वह यह सुनकर घबरा गई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है राजवीर? मेरे माँ बाप मुझे मार डालेंगे। अगर उन्हें पता चला, हमको छुपकर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते। मैं हूं ना मीनाक्षी, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। बस तुम मुझ पर भरोसा करो। जैसे ही मैं लंदन से अपनी डिग्री पूरी करके आऊँगा, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए झूठी तसल्ली दी। उसने मुझ पर अंधा भरोसा कर लिया। मैंने उस पैसों से एक झूठा पंडित और 2-3 झूठे लोगों को इस काम के लिए तैयार कर लिया और उससे शादी कर ली। उसने अपनी इज्जत, अपनी ज़िंदगी सब कुछ मेरे हवाले कर दिया था। मैंने उससे अपना काम निकाला और अपने घमंड को खुश किया। सर जीतने के बाद मुझे अब उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा था। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही मेरे पापा ने लंदन जाने का मेरा बंदोबस्त कर दिया था। मैंने उसे इस बारे में बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरे फ्लाइट का दिन था। मैं एयरपोर्ट पर मौजूद था जब उसकी कॉल आई। राजवीर, तुम मुझे छोड़कर इस तरह से कैसे जा सकते हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे। उसकी रोती हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। मैंने बड़े ही ठंडे और लापरवाह अंदाज में जवाब दिया, देखो मीनाक्षी, मैं अभी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मेरा दिमाग मत खाओ। मैं वापस आकर तुमसे मिल लूँगा। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उसने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। राजीव, मेरे घर वालों को शक हो रहा है। मैं मर जाऊंगी। मैंने बेहद बेरहमी से जवाब दिया, तो मर जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यह आखिरी शब्द कहे और फ़ोन बंद करके सिम कार्ड निकाल कर तोड़ दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। लंदन की आवाज़ हवा में पहुंचकर मैं उसे पूरी तरह से भूल चुका था। मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की थी। मैंने वहाँ नई दोस्तियाँ बनाई, ढेर सारी रंगनियाँ देखी और 2 साल बाद जब वापस आया तो मीनाक्षी का नाम तक मेरे दिल दिमाग से मिट चुका था। गाड़ी जोरदार झटके के साथ रुकी तो मैं अतीत की उन तीखी यादों से बाहर आया। मैं अपने घर के पोर्च में खड़ा था। घर को खूब अच्छे से सजाया जा रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था। नौकर इधर-उधर भाग रहे थे। मेरी शादी की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही थी। मैं भारी कदमों के साथ घर में दाखिल हुआ। माँ मुझे देखते ही खुशी से दौड़ती हुई आई। उनके हाथों में ज़ेवरों के डिब्बे थे। देखो राजीव, मैं तुम्हारी दुल्हन के लिए कितने खूबसूरत ज़ेवर लेकर आई हूँ। तुमने तो इनमें से कुछ पसंद ही नहीं किया था, तो मैं खुद ही खरीद लाई। माँ मुझे डिब्बे खोलकर दिखाते हुए कह रही थी। उन चमकते हुए ज़ेवरों को देखकर मेरी आंखों में वह सस्ती सी पायल घूम गई जो मैंने मीनाक्षी को पहनाई थी और जो आज उसने वुमेन्स सेंटर में गिरा दी थी। मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन उठी। मुझे कुछ भी नहीं देखना है माँ। मेरे सर में भयंकर दर्द हो रहा है। मुझे अकेला छोड़ दिए। मैंने सख्ती से जवाब दिया और माँ के हैरानी भरे चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा जोर से बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। मेरी सांसें तेज चल रही थी। वो मेरी पत्नी थी, मेरे जीवन साथी, और मैंने उसे वुमेन्स सेंटर पहुंचा दिया था। मेरे कानों में वरुण के वह शब्द गूंजने लगे कि उसका बच्चा 1 साल का भी है। मेरा बच्चा वो मेरा अपना खून था जो इस वक्त एक अनाथालय जैसी जगह में पल रहा था। मैंने तकिए में मुंह रखकर जोर से चिल्लाया, मेरा अपना ही ज़मीर मुझे काट कर खा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं इस सब सिचुएशन का सामना कैसे करूँगा। घर में शादी की हलचल मची हुई थी। हर तरफ खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक मातम भरा था। मैं सारी रात करवटें बदलता रहा और सुबह होते ही मेरी आंख लाल और सूजी हो गई थी। कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और माँ अंदर आई। माँ के हाथों में शादी के कार्ड का एक बहुत बड़ा बंडल था। राजवीर बेटा उठो, देखो तुम्हारे दोस्तों के लिए कितने खूबसूरत कार्ड छपे हैं। जल्दी से इन पर नाम लिख दो ताकि इन्हें वक्त पर बांटा जा सके। माँ ने खुशी से चहकते हुए कार्ड मेरे बिस्तर पर रख दिए। मैंने बड़ी बेरुखी से उन कार्डों को देखा और फिर इन्हें हाथों से धक्का दे दिया। माँ, मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप किसी नौकर से कहकर नाम लिखवा लीजिए। मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए बड़े ही रूखेपन से जवाब दिया। माँ हैरत और थोड़े गुस्से से मुझे घूरने लगी। आखिर क्या हो गया है राजवीर?
जब से तुम लंदन से लौट कर आए हो, हर बात पर चिढ़ रहे हो। तुम्हारी शादी है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। घर में मेहमान भी आने वाले हैं और तुम इस तरह से मुंह मोड़ कर बैठे हो। माँ ने मुझे कंधे से पकड़ कर सीधा किया। मैंने एक झटके से अपना कंधा छुड़ाया और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। मैंने आपसे कहा ना माँ, मुझे परेशान मत करिए, मुझे अकेला छोड़ दिए। मैं किसी भी मेहमान से नहीं मिलना चाहता। मेरी आवाज़ में एक अजीब सी झंझुलाहट थी, जिसने माँ को और ज़्यादा परेशान कर दिया। वह कुछ देर मुझे देखती रही और फिर बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। मैं सिर पकड़कर वही सोफे पर बैठ गया। मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे किसी भी तरह से यह जानना था कि मीनाक्षी इन 2 सालों में कितनी मुश्किलों से गुजरी है। मैंने फ़ोन उठाया और अपने पुराने दोस्तों को कॉल मिलाई, जिनके सामने मैंने ये शर्त लगाई थी। 1 घंटे बाद मैं शहर के एक महंगे कैफ़े में अपने दोस्तों कबीर और आदित्य के सामने बैठा था। उनके चेहरों पर मेरे अचानक कॉल आने की वजह से हैरानी पसरी थी। कबीर ने कॉफ़ी का मग हाथ में लेते हुए मुझे ध्यान से देखा। क्या बात है राजवीर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? शादी की खुशी हजम नहीं हो रही है क्या? उसने हंसते हुए ताना मारा। मैंने मेज पर जोर से हाथ मारा, जिससे कॉफ़ी का मग छलक गया। अपनी बकवास बंद करो कबीर, मैं यहाँ तुम लोगों से कोई मजाक करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे सच सच बताओ, जब मैं लंदन चला गया था तो फिर मीनाक्षी का क्या हुआ था? मेरी आंखों में खून उतर आया था और मेरी आवाज़ पूरे कैफे में गूंज गई थी। आदित्य ने घबरा कर इधर उधर देखा और मुझे शांत करने की कोशिश की। राजवीर धीरे से बोला, यार, लोग देख रहे हैं, हमें क्या पता मीनाक्षी का क्या हुआ। तुम तो उसे छोड़कर चले गए थे ना। हमने भी फिर कभी उसे पलट कर नहीं देखा और ना ही उससे कोई संपर्क रखा। आदित्य ने सफाई पेश करते हुए कहा। मैं एकदम से कबीर का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सब पता है। तुम लोगों ने ही मुझे उस्काया था। अब मुझे एक एक बात सच सच बताओ, वरना मैं तुम दोनों की जान ले लूँगा। मेरा अंदाज इतना खतरनाक था कि कबीर के माथे पर पसीना आ गया। कबीर ने कांपते हाथों से मेरा हाथ अपने कॉलर से हटाया। अरे यार, तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, जो भी मुझे पता है। उसने गहरी सांस ली और अपनी नज़र झुका ली। मैंने उसे छोड़ दिया और कुर्सी पर पीछे होकर बैठ गया। जल्दी से बोलो, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है और ना ही मेरे पास इतना सब्र है, मैंने कड़क अंदाज में कहा। कबीर ने हिचकिचाते हुए बोलना शुरू किया। राजवीर, जब तुम चले गए थे तो मीनाक्षी पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रही। उसने हमसे भी कई बार संपर्क किया। वह रोती रही, मिन्नतें करती रही कि तुम्हारा नंबर दे दे, लेकिन तुमने मना किया था, इसलिए हमने उसे टाल दिया। कबीर की बात सुनकर मेरे सीने में ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सुइयां चुभने लगी हो। तो फिर उसके घर वालों को क्या कहा हुआ? उन्होंने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? मैंने बेचैनी से अगला सवाल पूछा। आदित्य ने बीच में बोलते हुए कहा, राजवीर, उसके घर वालों को कुछ समझ के बाद शक हो गया था कि वह प्रेग्नेंट है। जब यह बात खुली तो उसके पापा और भाइयों ने उससे बेदर्दी से बहुत मारा पीटा। मोहल्ले वालों ने भी यह सारा तमाशा देखा था। उन्होंने उसे इसी रात घर से निकाल दिया था। इसके बाद वह कहाँ गए और किस हाल में रह रहे हमें कुछ भी पता नहीं चला। हमने भी इस मामले से खुद को दूर कर लिया था। यह सुनते ही मेरा दिमाग सुन पड़ गया। प्रेग्नेंट और घर से निकाल दिया गया, बेदर्दी से मारा पीटा गया, ये शब्द मेरे कानों में शीशा बनकर पिघलते जा रहे थे। मैंने यह क्या किया था? एक मासूम लड़की के साथ सिर्फ अपने घमंड और सत्य को जीतने के लिए मैंने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसके परिवार ने उसे ठुकरा दिया और मैं जिसे उससे सहारा देना था, वो यहाँ से फरार हो गया था। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फिर जैसे तैसे बाहर निकल आया। मेरे दोस्त पीछे से आवाज़ देते रहे, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सड़कों पर बेमकसद घूमने लगा। मुझे वो अपने आप से ही लग रहा था कि मैं किसी दरिद्र से कम नहीं हूँ। वो लड़की दर दर कर ठोकरें खाती रही और मैं लंदन में अय्याशी करता रहा। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और मैंने उसका फ़ोन तक उठाना गवारा नहीं किया था। यह कैसा जुर्म था जिसकी माफ़ी शायद भगवान भी मुझे नहीं देता। रात का वक्त हो चुका था जब मैं घर वापस आया। पोर्च में मेरी होने वाली बीबी निशा की गाड़ी खड़ी थी। मैंने एक लंबी सांस ली
और अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में मामा, पापा और निशा बैठ कर हंसकर बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही निशा तेजी से मेरे पास आई। रघुवीर, तुम कहाँ थे सुबह से? मैं तुम्हारा करम करम से इंतजार कर रही हूँ। हमें हनीमून का डेस्टिनेशन भी तो फाइनल करना था। तुमने तो मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। निशा ने मेरे बाजू में हाथ डालते हुए बड़े ही लाड से कहा। मैंने सख्ती से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से बाहर किया और पीछे हट गया। मुझे इस वक्त किसी भी फालतू बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो भी फैसला करना है तुम लोग खुद ही कर लो, मुझे इन सब से दूर रखना। मैंने ठंडे और रूखे अंदाज में कहा। निशा का चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजवीर? हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। उसने रोती हुई आवाज़ में शिकायत की। पापा ने गुस्से से अखबार मेज पर पटक दिया और खड़े हो गए। राजवीर, यह क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? अपनी होने वाली पत्नी से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह क्या व्यवहार है तुम्हारा? पापा की आवाज़ में कड़ाई और सख्ती साफ दिख रही थी। मैंने पापा की आंखों में आंखें डालकर देखा। मेरी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बगावत थी। पापा, मुझे इस वक्त किसी की कोई भी परवाह नहीं है। मेरा दिमाग पहले ही बहुत सारी उलझनों में फंसा हुआ है। मुझ पर और ज़्यादा बोझ मत डालिए, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो आपके लिए शर्मिंदगी की वजह बन जाएगा। मैंने यह कहा और तेज कदम से अपने कमरे में चला गया। पीछे से पापा की चिल्लाने वाली आवाज़ें आती रही, लेकिन मैंने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मैं कमरे में अंधेरा करके चुपचाप बैठ गया। निशा के चेहरे पर जो दुख था वो मीनाक्षी के दुख के सामने कुछ भी नहीं था। निशा को तो सिर्फ मेरी बेरुखी का दुख था, लेकिन मीनाक्षी ने तो अपनी इज्जत, अपना घर और अपना वजूद तक मेरे पीछे बर्बाद कर दिया था, और बदले में उसे सिर्फ रुसवाई और वुमेन सेंटर की छत मिली थी। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं थे। घर में ढोलक बज रही थी, मेहंदी लगाई जा रही थी और मेरा दम घुट रहा था। मुझे हर खुशी, हर ठहाका अपने जख्मों पर तेजाब की तरह महसूस हो रहा था। रात के वक्त मैं चुपके से घर से निकलता और वुमेन सेंटर की उस पुरानी बिल्डिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता। मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस बिल्डिंग की दीवारों को देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे कि मेरा बेटा मुझे बुला रहा हो। एक रात बारिश हो रही थी। मैं अपनी गाड़ी वुमेन सेंटर के सामने रोककर खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और मेरे अंदर पछतावे का एक समंदर तूफान मार रहा था। मैंने कितना बड़ा जुल्म किया है तुम्हारे साथ मीनाक्षी। तुमने मुझ पर अंधा भरोसा किया और मैंने उस भरोसे को अपने पैरों तले से रोद दिया। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। मैंने स्टीयरिंग पर सर रख कर खुद से कहा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जो मैंने आज तक कभी नहीं बहाए थे। मेरा गुरूर, मेरा घमंड, मेरी दौलत, सब कुछ अब बेकार महसूस हो रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि दुनिया का सारा पैसा मिलकर भी मुझे वह सुकून नहीं दे सकता जो मैंने उस लड़की से छीन लिया था। मैं शादी के दिन बिल्कुल पास आ गए थे, लेकिन मेरी बढ़ती बेचैनी मुझे और ज़्यादा परेशान करती जा रही थी। मुझे लगता था जैसे एक बहुत बड़ा पड़ा पहाड़ मेरे सीने पर रखा हुआ है और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। किसी भी चीज़ में मेरा दिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा गुनाह और एक बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल पर रखा हुआ है। ऐसा लगता था जैसे मेरा अपना ज़मीर मुझे बार बार धिक्कार रहा हो कि क्या मैं किसी के साथ इतना गलत कर सकता हूँ। यह सवाल मुझे पागल कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इस हकीकत से और ज़्यादा नहीं भागूंगा। मैं किसी झूठे शादी के बंधन में बंधकर एक और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा, और ना ही अपने बच्चे को उस वुमेन सेंटर की दीवारों के पीछे सड़ने दूंगा। मुझे अपने गुनाहों का हिसाब देना था और उसकी शुरुआत मुझे इसी बिल्डिंग के अंदर से करनी थी। मेरी शादी के दिन बस एक दिन ही बचे थे, लेकिन मेरी बेचैनी ने मुझे पागल कर दिया था। राजीव बेटा, तुमने अपनी तैयारी अभी तक पूरी नहीं की। घर में मेहमानों की लाइन लगी हुई है और तुम यहाँ अंधेरे में बैठे हो। माँ ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए हैरत, परेशानी और गुस्से से कहा। उनके माथे पर फिक्र की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है माँ। भगवान के लिए आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए।
मुझसे यह सही न हो रहा है। मैंने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। मेरा पूरा वजन पसीने में भीग चुका था। यह कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी शादी है और तुम इस तरह से मातम मना रहे हो? माँ ने मेरे पास आकर हैरानी और सदमे की हालत में मुझसे पूछा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मुझे अपनी औकात का अंदाजा हो गया है। मैं एक दरिंदा हूँ। मैंने चिल्लाते हुए मेज पर रखा हुआ गिलास जमीन पर दे मारा। मेरी आवाज़ में एक अजीब सी दहशत थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उस दिन मैं कुछ भी सोचे समझे बिना दोबारा से वुमेन सेंटर पहुंचा और वहां से स्टाफ से कहा कि मुझे उस लड़की से मिलना है। राजवीर साहब, आप फिर से यहाँ आए आ गए। मैंने आपको बताया था ना कि वह लड़की किसी से नहीं मिलती। आप हमारे सेंटर का माहौल खराब कर रहे हैं। वरुण ने मेरा रास्ता रोकते हुए बड़े ही गंभीर और गुस्से के अंदाज में कहा। उसके आंखों में मेरे लिए कोई भी लिहाज नहीं था। मुझे मत रोको वरुण। आज अगर तुमने मुझे उस लड़की ने से मिलने नहीं दिया तो मैं यहाँ की ईंट ईंट से बजा दूंगा। उसे बुलाओ यहाँ। मैंने उसका कॉलर मजबूती से पकड़कर उसने अपनी तरफ खींचा और बड़े ही खतरनाक अंदाज में उसे धमकी दी। मेरी आंखें खून की तरह लाल हो रही थी। साहब, मैंने अपना आदमी भेजा था, लेकिन उसी लड़की ने आपसे मिलने से मना कर दिया है। वह आपका नाम सुनकर और ज़्यादा डर गई है। वरुण ने घबरा कर खुद को मुझसे छुड़ाते हुए बेबसी जवाब दिया। लेकिन मैं सिर्फ एक बार उससे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था। मीनाक्षी, दरवाज़ा खोलो। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो और मुझे सुन रही हो। भगवान के लिए एक बार बाहर आ जाओ। मैं उसके क्वार्टर का दरवाज़ा जोर जोर से पीटते हुए बड़े ही दर्दनाक और प्रार्थना भरे अंदाज में कह रहा था। मेरे गले में आंसुओं का फंदा बन गया था। चले जाओ यहाँ से। राजी, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे और मेरे बच्चे को हमारे हाल पर छोड़ दो। अंदर से मीनाक्षी की कांपती हुई आवाज़ आई। उसकी आवाज़ में एक औरत की बेबसी और डर छुपा हुआ था। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा मीनाक्षी, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी। मैं यहीं पर मर जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। मैंने दरवाजा की चौखट पर माथा टेकते हुए भरी हुई आवाज़ में कहा। मेरी सांसें उखड़ रही थी। वो मेरे सामने आई तो मैं उसके पैरों में बैठ गया और बोला, मुझे एक बार माफ़ कर दो मीनाक्षी। जाओ। मैंने तुम्हें माफ़ किया राजवीर, लेकिन जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर आए हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम मेरे बच्चे को मुझसे नहीं छीन सकते। उसने बड़े ही ठंडे और नफरत भरे अंदाज में मुझे धक्का देते हुए कहा। उसकी आंखों में ममता की ढाल थी और मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। उसे यह लगा था कि मैं अपने बच्चे का सुनकर यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं, मेरी पत्नी थी, जिसके साथ मैंने चोरी छुपे शादी की थी। अपने माँ बाप को इस बारे में अभी तक नहीं बताया था। मैं यहाँ अपने बच्चे को छीनने नहीं आया मीनाक्षी। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं अपनी उस पत्नी के लिए आया हूँ जिसे मैंने खुद ही बर्बाद किया था। मैंने रोते हुए उसके पैरों में अपना सिर रख दिया और पश्चाताप से अपने गुनाहों को एक्सपेक्ट किया। मेरा दिल फट रहा था। अब तुम्हें पत्नी याद आ गई। राजवीर, जब तुम्हें मुझे अंधेरे में धकेल कर खुद रंगीन जिंदगी में चले गए थे, तब तुम्हारा ज़मीर कहाँ सोया हुआ था? उसने अपना पैर तेजी से पीछे खींच लिया और एक भयंकर आवाज़ के साथ गुस्से से सिसकते हुए उसने मुझसे सवाल किया। उसके आंसू नीचे गिर रहे थे। मैं जानता हूँ मीनाक्षी, जो मेरी क्लासमेट थी, मैंने उसे सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल किया था। उसे मोहब्बत का झांसा दिया और शादी करके उसे इस्तेमाल किया और उसे छोड़कर खुद बाहर पढ़ने के लिए चला गया। और फिर उसके पीछे उसके साथ क्या बीता? मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और भुला दिया। मैंने अपने अतीत के एक एक गुनाह को उसके सामने दोहराते हुए बड़े ही शर्मिंदगी से एक्सपेक्ट किया। मैं इस वक्त खुद को दुनिया का सबसे जलील और घटिया एहसास महसूस कर रहा था। तुमने सिर्फ मुझे बर्बाद नहीं किया था राजवीर, तुमने मेरी आत्मा को कुचल दिया था। तुम एक ऐसे दरिंदे हो जिसके सीने में दिल नहीं है। उसने मुझे पर तानों के तीर बरसाते हुए नफरत भरे अंदाज में कहा। उसका एक एक शब्द मुझे चीर रहा था। मैं मानता हूँ, और मैं तो उस लड़की को भी भुला सका था जो मेरी पत्नी होते हुए भी एक वुमेन्स सेंटर में रह रही थी और मेरे बच्चे की माँ भी थी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर बोला,
एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं हाथ छोड़कर ज़मीन पर झुकते हुए उसके सामने गीत गिराने लगा। मेरी आवाज़ में एक सच्ची माफ़ी और तड़प थी। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एक आखिर मौका दे दो मीनाक्षी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं इन्हें हिचकिचाया लेते हुए उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह लगातार मुझसे नजरें चुरा रही थी। मेरा बच्चा मेरे सामने आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इस बच्चे के मत छू नाराजवीर। तुम इस मासूम के बाप कहलाने के काबिल नहीं हो। यह सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा है, जिसके खातिर मैंने दुनिया की हर गाली सुनी है। उसने तेजी से आगे बढ़कर बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और बड़े ही डरे हुए और ममता से भरे जज्बातों के साथ मुझे दूर रहने का इशारा किया। उस दिन मुझे अपनी पत्नी ने बताया कि जब मैं चला गया था तो उसे मालूम हुआ था कि वो माँ बनने वाली है। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे कांटेक्ट करने की। मैं पागलों की तरह तुम्हारे दोस्तों के आगे पीछे घूमती रही और जैसे तैसे तुम्हारा नंबर मिला भी तो तुमने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया और मुझसे हर कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। उसने शीश किया लेते हुए अतीत का वह भयानक वक्त याद किया तो उसका पूरा वजूद दर्द की शिद्दत के काँप रहा था। मैं अंधा हो गया था। दौलत और आज़ादी के नशे में मुझे पागल कर दिया था। मुझे माफ़ कर दो मीनाक्षी। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपाते हुए बड़े ही दर्दनाक आवाज़ में कहा। मेरा ज़मीर मुझे जिंदा चला रहा था। मैं तो उससे भूल भी जा चुका था, लेकिन उसे उसके घर वालों ने बेदर्दी से मारपीट कर निकाल दिया। मीना जाने कहाँ कहाँ की ठोकरें खाती रही और बच्चे को लेकर इस वुमेन सेंटर में आ गई। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि माँ बाप को धोखा देने वाली लड़कियाँ कभी कामयाब नहीं होती। उसने आसमान की तरफ देखते हुए बड़े ही दुख और गहरे पछतावे के साथ अपनी सजा को मान लिया। उसकी आंखों में दहशत थी, लेकिन जब माँ बाप को धोखा देकर शादी करने वाली लड़कियाँ दर दर की ठोकरें खाती है, यही बात मैंने खुद पर भी सोची। मेरे पास ऐशो आराम की जिंदगी थी, पैसा था, दौलत थी, लेकिन सुकून नहीं था, क्योंकि मैंने किसी का सुकून छीना था। मैंने भरी हुई आवाज़ में उसे अपने अंदर की हलचल को बताया। मेरी आंखों में लगातार पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी राजीव, मैं यहाँ सुकून में हूँ। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। उसने मुंह फेरते हुए बड़े ही खोखले अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में छुपी मोहब्बत अभी पूरी तरह से भरी नहीं थी। मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए नहीं छोड़ सकता मीनाक्षी। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, हमारे बच्चे की खातिर। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए बड़े ही जिद्दी और मेहनत भरे अंदाज में कहा। आखिरकार उसे माफ़ी मांगकर अपने घर ले आया और अपनी माँ से कह दिया कि मैं अपनी इसी पत्नी को अपने घर में रखूँगा। या किस वुमेन सेंटर की भिखार इनको तुम मेरे घर में ले आए हो राजवीर, और यह बच्चा यह किसका है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? माँ ने मीनाक्षी और उसके बच्चे को पुराने कपड़े में देखते हुए बड़े ही नफरत और गुस्से से चिल्लाते हुए मुझसे सवाल किया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। यह मेरी पत्नी मीनाक्षी है माँ, और यह मेरा अपना खून, मेरा बेटा है। मैंने इसके साथ बहुत जुल्म किया है, लेकिन अब ये इसी घर में मेरी पत्नी बनकर रहेगी। मैंने मीनाक्षी को अपने पीछे छुपाते हुए बड़े ही दो टूक और अटल अंदाज में अपनी माँ को जवाब दिया। जब मैंने अपने माँ बाप को बस सब बताया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि किसी कोई बेटी की इज्जत को इस तरह से बर्बाद नहीं करते। तुमने हमारे परिवार की नाक कटवा दी है राजीव। हमने तुम्हें लंदन इसलिए भेजा था कि तुम वहाँ से ये गुल खिला कर आओगे। पापा ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बड़े ही नफरत और गुस्से से मुझ पर चिल्लाए। उनकी आंखों में मेरे लिए मायूसी थी। और मेरी बेटी का क्या होगा, जिसकी शादी कुछ दिन के बाद तुम्हारे साथ होने वाली थी? तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब हम किसको मुंह दिखाएंगे? मेरे होने वाले सास ने बड़े ही दुख और गुस्से से मुझे कोसते हुए कहा। उनके शब्द मेरे लिए खंजर की तरह थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी, लेकिन मैं अब एक और गुनाह अपने सिर पर नहीं ले सकता। मैं आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। यह कहकर उसने माफ़ी मांगते हुए मैंने आंटी को इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। मैंने कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी का पति हूँ। मैं सिर झुकाकर बड़ी ही शर्मिंदगी में लेकिन मजबूत इरादे के साथ
उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। इस इनकार के बाद आंटी वहाँ से चली गई। मैंने मीनाक्षी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाने लगा तो उसने अचानक झटके से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया। मैं दंग रह गया कि भला वो ऐसा क्यों कर रही है। उसने अपनी पत्थर जैसी आंखें करते हुए मुझसे कहा, राजवीर, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में सबको पता था, सिवाय तुम्हारे माँ बाप के। मैं यहाँ तुम्हारे साथ इसलिए नहीं आई थी कि तुम्हें माफ़ करूँ और तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँ, बल्कि मैं चाहती थी कि तुम कितने बड़े दरिंदे हो ये तुम्हारे माँ बाप को भी तो पता चले। और इसे खुलासे के लिए ही मैं यहाँ तक चल कर आई। और अब जबकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह सुनते ही मेरा पहला तोड़ा से जमीन निकल गई। मैं एक बार फिर से मीनाक्षी के पैरों में बैठ गया। जब वह मेरे गिड़गिड़ाने पर भी नहीं मानी तो मैंने उसे हमारे बच्चे के बेहतरीन भविष्य का वास्ता दिया। तो उसने पलट कर कहा कि तुम्हें मेरे बच्चे की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजवीर, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतने दुख दर्द जो कुछ भी सही है वह क्या सब ऐसे ही थे? मैंने सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए सहा है। और तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे अपने बेटे के बेहतरीन भविष्य की चिंता नहीं है? क्या मैं उसे हमेशा वुमेन्स सेंटर में रखने वाली थी? बिल्कुल भी नहीं। एक प्रेमिका कमज़ोर हो सकती है राजवीर, एक पत्नी भी, लेकिन एक माँ कभी भी कमज़ोर नहीं होती। एक माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया की किसी भी बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी चट्टान से भी टकरा जाती है। और तुमसे ज़्यादा मुझे अपने बच्चे की परवाह है। इतने समय से मैं वुमेन्स सेंटर में सिर्फ इसलिए रह रही थी ताकि अपने आप को मजबूत बना सकूं और अपने बेटे को एक बेहतरीन ज़िंदगी दे सकूं। इसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और किस्मत का खेल देखो कि आज ही मेरा वह सपना पूरा भी हुआ। और साथ ही साथ मेरा मकसद कि तुम्हारी असलियत तुम्हारे माँ बाप को पता चले, यह भी आज ही होना था। यह कहते हुए मीनाक्षी ने अपने पर्स में हाथ डालकर मुझे एक एनवलप दिखाया। जब मैंने उसमें से कागज़ निकाल कर पढ़ा तो मैं हैरान भी था और बहुत खुश भी, क्योंकि मीनाक्षी का सिलेक्शन बतौर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर हो चुका था। वो कागज़ पढ़ते ही जैसे ही खत्म हुआ, मीनाक्षी ने उसे मेरे हाथों से छीन लिया। वह कहने लगी, आज ही मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। मैं जानती हूँ कि नौकरी छोटी है और सैलरी कम है, लेकिन हम माँ बेटे इज्जत की ज़िंदगी जी जाएंगे, इसके लिए काफ़ी है। और अब मैं अपने बेटे को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान की रत्ती पर भी ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसे मैं अब पीछे छोड़ देना चाहती हूँ, क्योंकि उसे भयानक अतीत के साथ मैं अपने बेटे को एक शानदार भविष्य नहीं दे सकती। अगर आज मुझे किसी भी चीज़ का सबसे ज़्यादा अफसोस है तो वह यह कि मेरे माँ बाप ने मुझे माफ़ नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उनके पास माफ़ी मांगने जाती रहूँगी। शायद मेरे जीवन में कोई ऐसा दिन भी आए जब वो मुझे माफ़ कर दे और मुझे पूरी ज़िंदगी इस बात का भी अफसोस रहेगा कि मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल दर्द से बुरी तरह से काँपने लगा। मुझे अपना आप एक मुजरिम की तरह लग रहा था। गलती तो हम दोनों ने की थी राजवीर, लेकिन सज़ा सिर्फ मुझे मिली। तुम तो ऐसे की ज़िंदगी जी रहे थे। यह सुनते ही मैंने उसके पैर पकड़ लिए और आंसू बहाते हुए उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ही झटके में अपने पैर मुझसे छुड़ाए और जाते जाता कहा कि कुछ ही दिनों में तलाक के पेपर में तुम्हारे घर भिजवा दूंगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान का साया मैं अपने बच्चे पर कभी पड़ने नहीं दे सकती, क्योंकि मैं अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हर लड़की की इज्जत करे, कभी भी किसी लड़की की भावनाओं से ना खेले और ना ही उसे अपना टाइम पास समझे। जो गलती मैंने अपने जीवन में की है, अपने माँ बाप को धोखा दिया है, उससे मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है कि कभी भी अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए। यह कहकर मीनाक्षी वहाँ से मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने लेकर वापस चली गई और भी वहीं ज़मीन पर पड़ा रहा और आंसू भरी आंखों से उसे जाते हुए देखता रहा। मेरे माँ बाप मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ जैसे
किसी खाई से आ रही थी और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने जो गुनाह किया था, शायद उसकी कोई माफ़ी नहीं थी। आप बताइए, क्या मैं माफ़ी के काबिल था या नहीं? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी घमंड, दौलत या झूठे प्यार के नशे में आकर किसी की भावनाओं से नहीं खिलना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि माँ-बाप का भरोसा कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए और एक माँ अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा सच्चाई, ज़िम्मेदारी और दूसरों की इज़्ज़त को सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।